डॉक्टर संजीव कुमार अनुस्वार मंच के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज की हमारी विचार विमर्श रहेगी श्री अरुण शेखर जी से। शेखर जी मूलतः उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, लेकिन अब मुंबई में सेटल्ड हैं। फिल्मों के साथ जुड़े हुए और धारावाहिकों के साथ जुड़े हुए पिछले 25 सालों से वो साहित्य की सेवा में ये न किन प्रकार किसी न किसी रूप में संलग्न है। और आपकी तरफ से और हमारी तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ अनुस्वार मंच पर। नमस्कार शेखर जी। नमस्कार संजीव जी और सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। कहाँ से शुरू करें? साहित्य की यात्रा से शुरू करते हैं, क्योंकि आपके तो कई डायमेंशंस हैं, तो साहित्य की यात्रा से शुरू करते हैं और फिर फिल्मों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि आपकी साहित्यिक यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई और कौन प्रेरणा स्रोत रहा? साहित्य की यात्रा का तो ऐसा है कि मेरे घर में पिताजी तो आर्मी में थे, मिलिट्री में थे, लेकिन उसके बाद भी मेरे घर में साहित्य की बहुत किताबें थी जी। जब मैं छोटे उम्र 7वीं 8वीं के आसपास में क्लास में पढ़ता था गांव में, तभी मुझे याद है कि मेरे घर में विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इनकी भी काफी किताबें रहती थी। तो उनकी मैं चित्र बनाया करता था, उनसे प्रभावित था। और रंगे राघव की मुझे याद है उस दौर में मैंने किताबें पढ़ी थी, मेरी भव बाधा हरो, और एक उनकी रत्ना की बात, ये उपन्यास उस दौर में मैंने पढ़े थे। और प्रेमचंद की निर्मला, ये मैं 7वें 8वें के आसपास की बात बता रहा हूँ, जब मैं था तो मेरे घर पे इस तरह की किताबें थोड़ा थोड़ा जो याद है जी। उसके बाद मैंने थोड़ा मेरा क्या कहूँगा कि ये स्पिरिचुअल जो बुक्स हैं इनकी तरफ भी मेरा रहा उसी समय से रुझान। उसी समय मैंने ओशो की किताबें भी मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मेरे भाई साहब के एक दोस्त थे, तो वो उनके साथ संपर्क में थे, तो उनकी कहीं बुक शॉप थी, फिर बंद हो गई, तो वो सामान मेरे यहाँ किताबों रख दी किताबें। तो वो किताबें मैंने पढ़ी थी, जिनकी बहुत अच्छी राइटिंग होती थी जी। एंड नेक्स्ट जब मैं शायद 7-8वीं में क्या था, तो मेरे बड़े भाई साहब जो हाई स्कूल में थे, उसमें शायद वो कविता थी कि कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, सब पर जाने को तिराना चाहता हूँ। तो ये कुछ पंक्तियां थी जो मुझे नीचे लिखा था, शायद चांद का मुंह टेढ़ा है। हाँ, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो मैं वो किताब पूरी पढ़ना चाहता था इन 4 लाइनों की वजह से कि क्या है। तो वो हालांकि उसकी खोज करते करते जब मैं लखनऊ आया, जब मैं कॉलेज में, तब मुझे किताब मिली और फिर मैंने थोड़ा ज्यादा जाना। लेकिन इस तरह से साहित्यिक यात्रा, या कहें कि उसका संपर्क या उसका रस, उसका आनंद उस समय से मुझे लगता है शुरू था। और इसके साथ साथ लिखने की बात है कि जब मैं हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट के आसपास 1986 में मेरी पहली रचना मैंने लिखी होगी। और रचना और साहित्य, कविता का संपर्क या साथ या मेरी ऊर्जा, एनर्जी ये है कि कविताओं से मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। और कविता लेखन ये रहा कि जैसे कि आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई आपका दोस्त होता है, कोई करीबी होता है, तो कविता और साहित्य मेरे लिए कुछ ऐसा रहा है। तो जो मुझे लगता है पहली कविता मैंने लिखी होगी कि उसे ढूंढ निकालूंगा जिसे मैंने चाहा है, इस तरह की कुछ जो है पंक्तियां थी। उसे उसके भाव होते, तरुणाई के भाव, पालूंगा, मंजिल पर जाऊंगा, इस तरह से जो वो था। तो वो संघर्ष उस दौरान से मैंने शुरुआत की साहित्य की। और साहित्य इसलिए नहीं रहा लिखने के लिए, वो हमेशा मुझे प्रेरणा देने के लिए, और प्लस मैं अपनी बात किससे कहूँ, इसलिए रहा। तो इस क्रम में पहली रचना आपकी 1986 में प्रकाशित हुई, कविता। हाँ। किस पेपर में या मैगजीन में? वो तो अपना याद नहीं है इतना, बहुत सारे छोटे छोटे होते थे अखबार। तो
उस तरह से लिखना, और फिर थोड़ा सा गजल की तरह से, मुझे पता नहीं था कि क्या होती, लेकिन थोड़ा गीत नुमा उस तरह से कविताएं मैं लिखता रहा। और लिखने का ये था क्रम कि जब मैं चलता था ना, उस समय ज्यादातर मैंने लिखा है चलते चलते, यानी कि साइकिल चलाते हुए। तो साइकिल जितनी चलाता था उतना लंबा, तो गांव से मैं बाराबंकी, मेरा लखनऊ से मेरा गांव करीब करीब 80 किलोमीटर था, तो मैं साइकिल से जाता था। ओ माय गॉड, तो धन्यवाद। उस दौरान ना मैं लिखता था, और चूंकि राशन भी लदा होता था हमारे साइकिल पे महीने भर का, तो उस दौरान ज्यादा लिखता था मैं साइकिल चलते हुए। चलते चलते रुक गए फिर लिखा, फिर चलते चलते रुक गए फिर लिखा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो यूं समराइज कर सकते हैं कि आपकी कविता से साहित्य जगत में प्रवेश किया। कविता के अलावा और कौन कौन सी विधाओं पे आपकी लेखनी चली? उसके अलावा जो मैंने लिखा वो व्यंग लिखा था, जिसमें सर्वनिरपेक्ष चाय और हाँ, सर्वनिरपेक्ष चाय और इस तरह के कई व्यंग मैंने लिखे जो अखबारों में प्रकाशित होते थे लखनऊ में। जो चेतना, एक स्पुतनिक, बहुत लोकल अखबार होते थे, उनमें ज्यादा प्रकाशित होती थी हमारी रचनाएं। और जुगाड़, इस तरह के बहुत सारे व्यंग आते थे। तो व्यंग ठीक लिखता था मैं, और कविताएं लिखता था, इन दो में। और समीक्षाएं मैं अक्सर लिखता था, चूंकि नाटक से जुड़ा था। तो नाटक की समीक्षाएं मेरी रेगुलर प्रकाशित होती थी। उसमें मैंने थोड़ा नाम दूसरा रख लिया था, रंग यात्री। इसलिए हाँ रख लिया था कि पता लगा कि जान पहचान वालों को उनकी आलोचना कर दी तो ऐसा ना हो कि चौराहे मिल जाए, अच्छा तुमने हमारे नाटक की धज्जियां उड़ा दी हैं, तुम बड़े काबिल हो। ऐसा न बोलने लग जाए। तो थोड़ा, तो व्यंग में आपका कोई संकलन है? नहीं, संकलन तो नहीं आया अभी तक, उसका मैंने विचार नहीं किया। आप उसे संकलित कीजिए और भेजिए, जारी कीजिए, जनता उसको समझे, पाठक उसको देखें। तो इसीलिए जो व्यंग लिखने के तहत ही मेरा नाटक जो आ रहा है वो व्यंग के ही धार में, चूंकि व्यंग लिखा मैंने यहाँ इस लॉकडाउन में, मैंने कई व्यंग लिखे थे, जिसमें एक था कोरोना, कोरोनी और क्रोनोलॉजी। हाँ, बताया था आपने। तो उसके बाद कुछ लोगों ने पढ़ा, बोले कहा यार इसको तो मंचन के हिसाब से आप बनाइए, फिर वो नहीं बना। फिर दूसरा मैंने लिखा था एक आ से आम, तो उसको मैंने पढ़ा दोबारा, तो मुझे लगा इसमें संभावना है काफी, उसको मैंने बनाया तो फिर अच्छा बन गया। और उसको एक नाट्यालेख का कंपटीशन था, कनाडा की कोई कंपनी थी, तो मैंने वहां भेजा, तो वहां उन्होंने पुरस्कार दे दिया। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है इसमें, मतलब कुछ बात हो सकती, संभावना है। आज 31 दिसंबर है, ठीक है ना? तो सूर्य के उत्तरायण होते होते आप सारे व्यंग संकलित करके भेज दीजिए। नहीं, करना काफी कुछ है, चूंकि चीजें नहीं, पहले आप ऐसे रफ भेज दीजिए, हम उसको फॉर्मेट करके भेजेंगे तो सुधार लीजिएगा। व्यवस्थित करना है। जैसे फिल्म के ऊपर भी एक किताब है मेरी, स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर है, एक व्यंग की है, दूसरी कविताओं की भी है, तो है बहुत कुछ, लेकिन उसको व्यवस्थित करना। तो सामग्री ज्यादा हो गई, मैं किसी को भेजूं ताकि वो लाद के लाए वहां से। नहीं, उतना नहीं है जितना आप लिखते हैं, मैं तो बहुत कम लिखता हूँ। नहीं, हमको दिक्कत नहीं होती ना लादने की, यहीं दिया और यहीं पकड़ा दिया किसको। तो किस विधा के साथ क्या आपकी मोहब्बत बरकरार है? विधा कविता के साथ ही मैं कह सकता हूँ, पहला वही है। और दूसरा व्यंग, अगर मैं लिखने बैठूंगा कि हाँ मैं व्यंग लिख रहा, तो मैं बहुत सारे लिख डालूंगा, क्योंकि सोचता उसी तरह से। जैसे सबसे बड़ा व्यंग मैं सोचता हूँ, जो व्यंग लिखते हैं ना उनके ऊपर व्यंग सबसे बड़ा, इसलिए कि व्यंगकारों का इतना घिसा पिटा, इतना रटा रटाया फार्मूला है, नेता नहीं है तो उनके लिए व्यंग नहीं है। पिछले दिन एक चर्चा के दरमियान हमने कहा था कि आप लोग कुएं के मेढक क्यों बने हुए हैं? आप अपने जो केचुल छोड़ के बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? हाँ, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बीमारियों पे लिखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनियों पे लिखिए, है ना, इसके इंटरनेट के जाल पे लिखिए, न्यायपालिका पे लिखिए,
आपका औरतों को की समस्याओं को तो आप लिखते हो, लेकिन आदमियों की समस्या भी तो देखो कि औरतें कितना परेशान करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी तो आना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा चिंतन है, बहुत दिन से चल रहा है, उस पर कुछ बड़ा काम करने की इच्छा, वो है आम आदमी। आम आदमी जैसे व्यंग्यकार या लोग देखते हैं उस तरह से नहीं होता। आम आदमी, ये प्रश्न है मेरे लिए कि आम आदमी है कौन? है कौन? ये बहुत समस्या है कि आम आदमी और गरीब आदमी कौन है, मैं वो ढूंढना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ उस आम आदमी को। आम आदमी एक जगह आम आदमी है, दूसरी जगह पुलिस वाला, जहां लाइन में लगा राशन की वहां आम आदमी है, लेकिन दूसरी जगह पुलिस वाला है, दूसरी जगह डॉक्टर है, दूसरी ठीक जगह बात। एक मजदूर है। एक आदमी मजदूर है, वो मजदूर है कि आम आदमी है? वो डॉक्टर की आम आदमी है? वो स्टूडेंट है कि आम आदमी है? आम आदमी कौन है, वो समस्या है, वो ढूंढना है मुझे। चलिए दोनों मिलके खोजते हैं। आपका जो रचना संसार है बड़ा ही टिपिकल है। फिल्में, तर्पण, पुस्तक, कागज, शमिताभ, आह्वान एवं वीर सावरकर, धारावाहिक लापतागंज, चिड़ियाघर, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, सावधान इंडिया, द्वारकाधीश, भाग्य विधाता जैसे लगभग 35 धारावाहिकों में। वाह। इसको सब एडिट करेंगे ना बाद में आप? हाँ बता दीजिएगा। मैंने कहा एडिट कर हाँ लीजिएगा सारा ना। इसीलिए 1-to-1 नहीं करते हैं, हाँ, 1-to-1 ही करते हैं। हाँ। तो आप सवाल ये उठता है कि कविता तो आपकी सबसे बड़ी मोहब्बत हो गई, लेकिन कविता और कहानी या अन्य विधाओं की तुलना में आपने कविता को क्यों सिलेक्ट किया प्रेम विशेष तौर पर? कविता स्वतः स्फूर्त होती है, सबसे बड़ी बात यह है। जी सर। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि स्वतः स्फूर्त के साथ साथ उसमें मुझे लगता है समय कम लगता है। कहानी लिखने पढ़ने का बहुत लंबा दौर चलता है। एक कहानी आपके मन में चल रही है तो बहुत दिन तक चलती है, बहुत पकाना पड़ता है, उसे बहुत चीजें करनी पड़ती है, लेकिन कविता के साथ ये भी है। और मुझे लगता है कि कोई भी विधा हो, मैं ये सायास नहीं करता हूँ। हाँ ठीक। कविता सायास नहीं, कहानी को थोड़ा आपको सायास करना पड़ता है। उसके लिए ना आपको हो सकता है एक थॉट आ जाएगा, लेकिन आपको बुनना पड़ेगा, रात दिन उसको बनाना पड़ेगा, गढ़ना पड़ेगा, फिर उसको देखना पड़ेगा कौन से स्टाइल में लिखी जाएगी, प्रेमचंद स्टाइल में लिखा जाएगा, आज के स्टाइल में लिखी जाएगी, कौन सी भाषा, कौन सी चीजें। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कहानी पर मेरा कोई वो नहीं है, नहीं सही दखल नहीं है। उसमें आपको जो है ना परकाया प्रवेश करना पड़ता है। हाँ, पात्र के रूप में आपको उसकी आत्मा में प्रवेश करना पड़ता है, तभी आप सब कुछ लिख पाते हैं। लेकिन हाँ, कविता ऐसी जो अंदर से निकलती है और लिखती चली जाती, पता नहीं चलता कलम कैसे चल रही। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कभी भी चलते फिरते उठते बैठते कभी भी आ जाती है ना। हमारे एक जानकार हैं, वो उनका सिस्टम है कि एक दिन में 5 कविताएं जरूर लिखनी है और एक व्यंग्य लिखना है। नहीं, ये तो मतलब खैर उनका अपना है, लेकिन ऐसा ही मेंटेन्स। अभी हाँ। हमारे साथ वो यात्रा कर रहे थे, तो कहते हैं आज यार गड़बड़ हो गया, कविता लिख नहीं पाए। फिर थोड़ी देर बाद समाचार सुनाई पड़ा कि फ्लाइट आधे घंटे के लिए लेट है, टाक 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 आधे घंटे में 5 कविताएं लिखेंगे। नहीं वैसी, हाँ वो खैर कविता अपना अपना वो है। गुलजार साहब भी कहते हैं हालांकि कि हमारा भी ये मजदूरी की तरह या वर्जिश की तरह से काम है, इसी को रोज हमें करना ही चाहिए, वो अच्छा बुरा कुछ भी आप करिए, वो हर तरीका। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है संजीव जी कि मैं प्रोफेशनल कवि नहीं हूँ। वो तो हर एक के बस की बात नहीं, अगर प्रोफेशनल जैसे 5 कविता को लिख रहा है ना, तो ये प्रोफेशनल वाली बात है कि मुझे लिख के कहीं भेजनी ही है। जैसे मान लिया मैं व्यंग्य लिखता हूँ, अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा किसी अखबार के साथ कि मुझे इतने बजे ये व्यंग्य चाहिए, तो मैं लिख डालूंगा। रोज 5 चाहिए ना तो 5 भी लिख दूंगा, वो इशू नहीं है। 5 कविता अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया प्रोफेशनली कि भाई ये मुझे चाहिए, जैसे कि एड राइटिंग या कोई भी राइटिंग या फिल्म लिखी मैंने, तो अगर ये है टारगेट है कि इस समय लिखना है, तो बाकी काम छोड़ के आप वो करेंगे। और अगर आपको भाषा और साहित्य या उसकी संवेदना की समझ है तो थोड़ा बहुत ठीक ही लिखेंगे। लेकिन मैं नहीं लिख पाया, मैंने बड़ा प्रयास किया। नहीं, आपने बहुत ही लिख डाला। 65 किताबें कितनी हो गई? 65? 78। जब मैं हमारी बात हुई तो 56 थी।
और 36 किताबें लॉ में लिख डाली हैं। बाप रे, तो कैसे, मतलब जितना अभी बोल रहे हैं सब किताब हो गया? होना ही चाहिए, विभिन्न विधाओं में हम भी प्रवेश कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत ये अकूत क्षमता का परिचय है, मतलब अद्भुत है। मैं तो ऐसा कर लूं तो पता नहीं क्या हो जाए। नहीं, ऐसा है अरुण जी, कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनू के लिए बस जुनू चाहिए। हाँ, सही बात है। और हमने तो साहित्य और अपने सपने के लिए अपनी भारी भरकम नौकरी छोड़ दी। हम्म। तो जो कौन सी नौकरी कर रहे थे आप? मैं बजाज ग्रुप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। अच्छा, तो मैंने तो 2000, वहां लिखना मना था? समय ही नहीं था, वहां जरूरत थी। हाँ, समय। 7 गुणा 34 घंटे की जरूरत थी। हाँ, ये तो है, घंटे 24 समय ही तो। होते हैं। हम्म। तो हमने कहा अच्छा, दूसरे स्ट्रेस लेवल बहुत हो गया था जो शरीर पर आने। हाँ, हाँ, तीसरी वो चीज बहुत हमारा इम्पोर्टेंट, अगर आप। तीसरी चीज ये कि हमारा सपना था कि हम 55 साल से अधिक नौकरी नहीं करेंगे। हम्म। तब तक बच्चे पढ़ लिख ये कर बहुत ठीक बात। ठीक हाँ, लग ये जाए। बहुत ठीक बात है कि आपने तो सब डिसाइड किया और वैसा करें, वो जरूरी है। क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले, अगर वही नहीं ठीक है तो फिर आप क्या कर लेंगे? कितना पैसा कमाने, कोई पद ले लें, कुछ भी कर लें। कर लें, किसी चीज का मतलब नहीं। अब तो वेल्थ इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। यस, डेफिनेटली। तो चलते हैं आगे, ये जानते हैं कि आप अपनी कहानियों या व्यंग की विषय वस्तु को और पात्रों को कैसे चुनते हैं। रंग की बात करें तो मैंने, जैसे मैंने कहा कि कहानियां मैंने तो लिखी नहीं है। एक दो कहानियां हालांकि लिखी, लेकिन मैंने उसको मैं बहुत दुरुस्त या छपने के अभी काबिल मानता नहीं उसको। वो उसके वही चीज है कि फुर्सत मिले तो उसको मैं टाइप करूं, ठीक करूं, ये करूं, वो करूं। तो चूंकि बनती है, उसकी भी एक छोटी सी कहानी जो पहले लिखी, एक्चुअली यूनिवर्सिटी में था। तो एक यूनिवर्सिटी में रहते हैं, कॉलेज में, तो सबकी एक दोस्त लड़कियां पर थोड़े, कोई उस पर फिदा होता, कोई उन पर फिदा होती, कुछ ऐसा था। तो एक लड़की थी, उसको मैं देखता रहता, बाद में उसको लेकर के कहानी लिखी थी मैंने। वो फिर मैंने उसको वो नहीं किया, मुझे नहीं लगा कि वो बहुत ऐसी छपने टाइप होगी। लेकिन लोगों की कहानियां और लोगों का रचना संसार पढ़ता हूँ, लगता नहीं उससे बहुत अच्छी। क्योंकि कई बार अभी क्या हो गया है कि कुछ भी लिख देते हैं लोग, कुछ भी लिख करके, चाहे व्यंग्य की बात हो या मैं तो ये कहता हूं कि सैकड़ों लेखक ऐसे हैं जिन्हें हाथी की सूंड और पूंछ का पता नहीं। हाँ, हाँ, फिर बिल्कुल नहीं पता है। वो अंधों का हाथी जो है, नाटक है उनका, शरद जोशी जी का, बस वही है है ना? तो खैर, तो ये नाटक की बात, जो संजीव जी, जो जो अभिनय का सिलसिला होता है, इसमें आपके चुनने से कम होता है कि आपको किसके लिए चुना जाता है। क्योंकि आपको जो चुना जाता है, आपका जो ये और है। चेहरा है, आपकी ऑरा है, आपकी बॉडी है, पर्सनैलिटी है ना, उसके हिसाब से सामने वाला आप में क्या देख रहा है। कई ठीक बार है। आप और कुछ देख रहे होते हैं, है ना, लेकिन वो क्या देख रहा है, वो जो देखता है ना, उस हिसाब से आपको चुनता है, और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर होता है, आप होता उसको है। पहचान नहीं पाते। वो पारखी जैसे तो मैं, रत्नों का पारखी ही रत्न को समझ पाता है ना। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि महाभारत में मैंने 3 पात्र किए हैं। एक विदुर, एक संजय और एक वृषभान। अब विदुर जब मैं कर रहा था, एक उसके लिए तो वहां वहां पर कास्टिंग वाला था, पता नहीं क्या समझती, नहीं आप दुर्योधन का दे दो। मैंने कहा मेरी काया, मेरी जो समझ है ना, और मेरी जो सोच है, उसके हिसाब से तुम ले तो लो, दो एक्टिंग तो कर ही दूंगा मैं वो भीषणता दिखा दूंगा, मैं तेज बोल दूंगा, मैं वो सब कर दूंगा। लेकिन ओवरऑल मीडिया में सब जगह ना, वो दिखना, आप दिख क्या रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत कई जरूरी। बार आप देखें ना, एक्टर की पर्सनैलिटी बहुत सही दिख रही, लेकिन वो आवाज उसकी सही नहीं, डायलॉग डिलीवरी ठीक नहीं, तो उसको आप ठीक कर लेते हैं डबिंग करके। फिर किसी दूसरे से उसकी आप डबिंग करवाते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन आप पर्सनैलिटी का क्या करेंगे जो कैमरे पर दिख रही, हाँ, कितना एटीट्यूड मेकअप का कर क्या लेंगे, करेंगे? कितना मेकअप हाँ, कर लेंगे। एटीट्यूड का क्या करेंगे? ठीक बात है। तो खैर, फिर मैंने संजय का दिया था, तो संजय का सेलेक्ट हुआ, और संजय, सॉरी, विदुर। तो विदुर की कास्टिंग हुई, मैंने विदुर किया।
अब विदुर और संजय ओवरऑल एक जैसे कैरेक्टर, एक जैसे कैरेक्टर है, बिल्कुल ठीक है। फिजिकली आप देखें तो, और सोच में भी लगभग है ना उसी तरह के हैं, तो वो किया मैंने। और उसके बाद जब मैं विदुर कर रहा था तो मेरे साथ एक मित्र थे, मित्र नहीं थे, उसी दिन मित्र बने मुलाकात में, वो भी एक कैरेक्टर कर रहे थे धृतराष्ट्र का। तो उन्होंने जब देखा और मिले ही, तो दूसरे दिन ही वो कहते हैं कि मुझे मेरा गांधी मिल गया, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, उसमें आपको गांधी का कैरेक्टर करना है। सही है। तो फिर मैंने उसमें गांधी का कैरेक्टर किया। तो ये होता है कि आपको एक्चुअली जो आपकी वो पर्सनालिटी होती है, जो आपकी सोच भी बहुत ज्यादा, क्योंकि सोच से ही आपकी पर्सनालिटी बनती जाती है। और फिर तो जैसे मैंने शुरू में आपका बॉडी लैंग्वेज उसी हिसाब से डेवलप होता है। यस, शुरू में जैसे आपको जिक्र किया मैंने कि आध्यात्मिकता से भी मेरा जुड़ाव शुरू से बचपन से रहा, तो कहीं ना कहीं आप में झलक जाता है वो। तो इन कैरेक्टर्स की भी जर्नी या उनका जीवन या उनकी सोच कुछ इसी तरह की रही है। जिस गांधी की बात करूं, विद्युत की करूं, संजय की करूं, तो इस तरह से होता है सिलेक्शन का। उनकी जीवन यात्रा या उनके कार्यकलाप उसी तरीके से रहे हैं। जबकि बिल्कुल बिल्कुल दुर्योधन हो गया या दुशासन हो गया या ये सब, इनकी अपनी अलग वो थी, बैकग्राउंड होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही है। तो विदुर बनने के लिए बधाई, संजय बनने के लिए बधाई। आजकल मैं संजय को पढ़ रहा हूँ, श्रीमद् भागवत गीता की कविताएं गढ़ रहा हूँ। वाह। एक आप बताओ ना, एपिक पर्व कुरुक्षेत्र है, महाभारत का एक एंगल है कुरुक्षेत्र, सॉरी कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। तो वो धर्म क्षेत्र में जितनी महाभारत आपने बनी है ना, तो सारी एक लाइन पे है। वो जो धर्म क्षेत्र है वो पहली बार डिफरेंट लाइन है, वो लाइन आप देखिएगा, डिफरेंट लाइन है और डिफरेंट तजुर्बा है उसमें, और बहुत अच्छा एनालिसिस किया जिसने भी लिखा है, मुझे नाम नहीं धर्म याद क्षेत्र में। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। उसी में मैंने संजय किया है, तो आपने संजय देखा होगा तो याद आ जाएगा। अच्छा, मैं आज फिर देखूंगा संजय को। मुझे भी पहली बार वो नया एंगल पता चला। अच्छा, बहुत ही अच्छा लिखा है। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो कुछ कुछ मैंने ऐसे एंगल पे काम किया है। एग्जाम्पल, कोणार्क जो मेरी किताब है, कोणार्क में मैं विशु महाराणा के साथ में वार्तालाप के अनुसार डेवलप किया। एक्चुअली देखा जाए तो वो एक तरीके का रूपक है, काव्य रूपक है, और किसी फिल्मी या उसके लिए उपयुक्त जगह है। कोणार्क की इतिहास से लेकर के किया, तो लेकिन वो वार्तालाप में है। ऐसे ही जब मैंने मेघदूतम का ट्रांसलेशन किया, भावानुवाद किया, तो वहां पर भी मैंने स्ट्रेट नहीं लिखा, बल्कि मैं यज्ञ के साथ संवाद करते हुए लिखा हूँ। तो धर्म क्षेत्र मुझे बहुत अच्छी लगी। हो सकता है धर्म क्षेत्र की कुछ छाया मेरी प्रथा की कथा में आ जाए। अच्छा अच्छा, कुंती पर लिख रहा हूँ ना, प्रथा की कथा। अच्छा, अभी अभी अहिल्या पे समाप्त किया है। अरे वाह। और उसके तो पहले माधवी किया, तो महाभारत के कई चरित्रों पर काम करता हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। महाभारत और रामायण तो अपनी दुनिया की इतनी महान स्क्रिप्ट हैं कि इससे बड़ी कोई स्क्रिप्ट है नहीं। है नहीं, कितने छेपक ढूंढ लो, कितनी कहानियां ढूंढ लो। तो फिल्म क्षेत्र में आपका प्रवेश कैसे संभव हुआ, कैसे पहुंचे? फिल्म से ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि नाटक में कैसे आया। हाँ, भारतेंदु अकादमी में आपने। हाँ, तो महत्वपूर्ण ये है कि कविता लिखते थे या पढ़ते थे, या पढ़ना था तो ठीक है, लेकिन अचानक नाटक, चूंकि गांव का रहने वाला या अपने उत्तर प्रदेश या जहां, उनको नाटक और फिल्म, या गांव में तो मुझे पता भी नहीं था ये फिल्म वगैरह किस चीज के बारे में जी। और एक फिल्म पहली देखी थी, जैसा कि गांव में होता, पहली फिल्म देखने की परमिशन मिलती तो सती अनुसुईया कि सती अनुसुईया देख सकते हैं आप। तो वो फिल्म देखी थी, इतना सा पता था, बाकी गांव में टीवी ऐसी सारी चीजें थी नहीं। तो जब मैं ग्रेजुएशन के लिए, नहीं, इंटर कॉलेज करने के लिए लखनऊ आया, तब उस दौरान पता चला कि ये नाटक, फिल्में, इनके बारे में थोड़ा जानकारी हुई जी। फिर मेरा रुझान अचानक ना नाटक की तरफ, मुझे ऐसा लगा ये जैसे कि एक घटना है। अब हो सकता है कि ये अजीब सा लगे, लेकिन ऐसा होता है और बहुतों के साथ हुआ होगा कि मैं पढ़ने का शौक था मुझे, तो वहाँ लाइब्रेरी है आचार्य नरेंद्र देव
जो उस लाइब्रेरी का मेरे जीवन में बहुत योगदान है। क्योंकि हम लोग इतना नहीं ले सकते थे किताब वगैरह, तो लाइब्रेरी में बहुत पढ़ते थे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कविता चूंकि लिखने पढ़ने का शौक था, तो उस लिहाज से लाइब्रेरी में बहुत वक्त गुजारता था जी। तो उसी दौरान में कोई मैगजीन पढ़ रहा था, कोई पत्रिका पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ अलग सा हूँ, कुछ कलाकार टाइप हूँ, कुछ ऐसा अचानक मेरे अंदर जो है अनुभूति और हुई। कलाकार वाली बात, हाँ, और अनुभूति हुई कुछ। तो मैं सोचने लगा, यार ये नाटक वाटक ये कला ये कहाँ से होती, क्या होती है। तो मैं गुजरता था वहाँ कैसर बाग से, तो कैसर बाग में वहां पर संगीत नाटक एकेडमी एक जगह लिखा हुआ है, भात खंडे संगीत विद्यालय। तो उधर गुजरते उस समय याद आया कि वहां रास्ते में कुछ ऐसी चीज है। तो मैं गया, साइकिल उठाई और एक चक्कर लगाए उसके, और चला आया। अपने को बहुत अच्छा महसूस किया कि चलो यहाँ कुछ ऐसा है। संगीत नाटक अकादमी की परिक्रमा हो गई। हाँ, और फिर मैं सोचने लगा उसके बारे में, नाटक के बारे में, और सोचने लगा और पढ़ने लगा। फिर ये हुआ कि लाइब्रेरी में जितने नाटक और ये अरस्तु, प्लेटो, भरतमुनि, सबको मैंने पढ़ डाला। और इस दौरान मैं अब ये कोशिश करने लगा कि नाटक में कैसे किया जाए। तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं, कोई संपर्क नहीं था अपना वहां पर, लेकिन मेरे दिमाग में चलने लगा कि नहीं, करना तो यही है भाई, जो भी हो जाए अब यही करना है। तो एक दोस्त था, बहुत इंटरेस्टिंग घटना है, वो थोड़ा शहर का था, तो वो थोड़ा सा बड़ा अंग्रेजी भी बोलता था थोड़ा। तो उसने कहा, यार हाँ, मुझे भी थिएटर करना है, चलो चलते हैं। तो हम दोनों गए और संगीत नाटक अकादमी में बोला कि तुम रुको, मैं पूछ के आता हूँ। तो मैं बाहर खड़ा रहा, वो अंदर गया, ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया, भी अंदर अंदर लौट के आया। कहा कि मैं बहोरे जी मिले, उन्होंने ये कहा है कि पढ़ाई वढ़ाई करो, नाटक नौटंकी के चक्कर में न पड़ो, उसके बाद देखना। तो वो समझ गया कि बोले हाँ सही बताया उन्होंने यार, अपना ये सब करना है, नाटक के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। वो तो समझ गया, मैं नहीं समझा, क्योंकि समझाया उसको था। लेकिन मैं चलता रहा और करते करते पढ़ते पढ़ते एक दिन की घटना ये हुई कि मैं गांव में था। सुबह 9 बजे करीब में वहां से साइकिल उठाई और लखनऊ आ गया। और उसी बिल्डिंग में संगीत नाटक अकादमी में मैंने एक प्यून था, मैंने कहा वो आज, मैंने कहा कोई लोग दिख नहीं रहे, ये बंद है, बंद क्यों ऐसा लग रहा हो, छुट्टी है? अरे बोले संडे है भाई। तो मैं गांव से आ गया यहाँ, मुझे ये आभास नहीं हुआ कि आज संडे है और आज छुट्टी हो सकती है। तो मैंने पूछा कि वो पीछे से उधर पीछे अंदर पीछे साइड में कौन बैठते हैं, क्योंकि इतना ही मुझे पता था। पीछे से पीछे जाके वो गया था कोई बहोरे साहब। बोले बहोरे साहब। मैंने कहा कहाँ मिलेंगे? बोले चौक में। मैंने कहा चौक में कहा? बोले बहोरन टोला में। तो ये पूछते हुए चौक पे, फिर साइकिल से मैं लखनऊ में चौक में और बहोरन टोला में उनको ढूंढा मैंने, और ढूंढा, और उन्होंने फिर मुझे समझाया कि ये सब नाटक के चक्कर में अभी मत पड़ो, पढ़ाई लिखाई करो, बाद में देखना। लेकिन मुझे समझ में नहीं आई बात, और मैं इसमें लगा रहा। और सबसे पहले जो प्रयास ये था मेरा कि घर में दबी जबान में बड़े भैया किसी से पूछा कि मैं नाटक वाटक करना चाहता हूँ, तो उन्होंने डांट दिया, कहा ये बेवकूफी की बात करना मत, दोबारा नाटक नौटंकी बंद करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं सोच लिया कि मैं किसी से बात नहीं करनी, मुझे अपना रास्ता निकाल लेना है। लिहाजा मैंने प्लान किया कि घर कैसे छोड़ा जाए। तो, अच्छा, तो घर कैसे छोड़ा जाए और पढ़ाई कैसे की जाए और काम क्या किया जाएगा। तो वो मैंने 1-2 साल में फिर मैंने घर छोड़ा, और एक दोस्त बना था, उसकी लंबी कहानी है कैसे दोस्त बना। एक प्यून था ऑफिस में, तो उसके साथ फिर, तो वो फिर पेंटिंग वेंटिंग का काम करता था, तो उसके साथ अपन ने एक जगह ले ली और हमने घर छोड़ दिया। उससे कहा कि हमें काम दिलवा दो कुछ, जिससे कि हमारा बीए में एडमिशन लेना है मुझे, खर्चा चल जाए। तो लिहाजा मुझे पहला काम जो है एक प्रिंटिंग, देखिए आप प्रिंटिंग से आप भी जुड़े, मैं भी जुड़ गया था। प्रिंटिंग से कब जुड़ा है? पहले लेटर आते थे ना, जो उस पर ब्लॉक लेटर और स्याही गैली में कंपोजिंग करते थे। हाँ, तो वो कंपोजिंग करने के लिए जो सामान जहां से मिलता था, स्याही मिलती थी,
वहां पर मुझे प्यून का जॉब मिला। ओहो, महान। तो वहां पर जो प्यून का जॉब मिल गया मुझे, मिल गया, चलो ठीक है, अभी कुछ काम हो आपकी गया। संघर्ष कथा तो अप्रतिम, अविस्मरणीय। नहीं, संघर्ष की बात मन नहीं है, संघर्ष सभी करते हैं। ये आपने तो जो प्यून का जॉब मुझे मिला, तो वो डरा हुआ था, कहा कि यार तुम राजपूत हो, अरुण कुमार सिंह, तो ऐसा नहीं कि तुम बीच में जाओ और किसी को बताओ ऐसे कैसे आ गए हो, मुझे लगता नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, मैं सब करूंगा। तो मैं जो भी था कि उनका काम अपना झाड़ू पोछा ये सब करते कराता रहा। एक दिन फिर उन्होंने कहा था, दादा दुकान के थे, कि देखो बेटा किसी से ये झगड़ा मत करना है, ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करता हूँ। लेकिन उनके पोता था, उसने एक दिन बहुत बहुत ज्यादा बदतमीजी की, लिहाजा मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। था कुछ नहीं, उनके यहाँ एक छोटी बेटी थी, उसको स्कूल साइकिल से छोड़ने जाना था, लेने जाना था। तो दादाजी ने कहा, घर से निकला कि रुक जाओ, बारिश निकल जाए तब जाना। बारिश निकली तब पहुंचा, तो उसके पोते ने इतना डांटा कि बहुत गालियां दी। तो मैंने दादाजी से कहा कि दादाजी, मेरा मन तो मारता था मैं उसको उसी समय, लेकिन चूंकि आपने समझाया था कि वैसा मत करना, जवाब मत देना, इसीलिए मैंने, लेकिन अब मैं काम नहीं करूंगा। तो ये हुआ कि उस महीने की तनख्वाह से मेरी बीए की जो फीस थी वो भर गई, 319 रुपए जी। तो 319 रुपए फीस भर गई, तो अपना काम हो गया कि हमारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया। तो इस तरह से वहां से शुरुआत हुई। और नाटक के लिए मैं कोशिश करता रहा, लेकिन कोई ग्रुप नहीं मिल रहा, लोग नहीं मिल रहे हैं, लिहाजा चल रहा। फिर मैं आचार्य नरेंद्र देव का योगदान फिर इस तरह से आ जाता है पुस्तकालय का, कि वहां मलयालम सिखाई जाती थी। अच्छा। कई भारतीय भाषाएं सिखाई जाती थी, तो मैंने मलयालम सीखना शुरू किया। तो सीखना शुरू किया, फिर एक दिन एक लड़का था, अरे बोला 6 बज गए, मुझे जाना रिहर्सल पर। उनका कहाँ जाना भाई रिहर्सल पर, हमें भी दिखाओ यार। फिर ये सोचिए कि दिमागी रूप से मुझे 4 से 5 साल नाटक करते हुआ, और फिर 89 में मैं रिहर्सल देख पाया और नाटक के ग्रुप में गया, लेके गया वो। और नाटक में पहले क्या होता था, अभी तो नहीं होता होता, कि जो नया आदमी होता था उसका काम होता था पहले वहां भी झाड़ू पोछा करना, चाय लाना, जो नया आदमी ग्रुप से जुड़ जाता। तो हमने भी वही शुरू किया, है ना। तो कोई आए, उनके पैर वैर छुओ और सब साफ सफाई करो, ये करो, इधर बैठे रहो, कोई कुछ कहे तो ले आओ। तो जुड़े। तो वहां भी क्या हुआ कि एक जो डायरेक्टर आए पहले थे, वो थे शीतल मुखर्जी। शीतल मुखर्जी अंग्रेजी के बड़े दांत थे, और नवभारत टाइम्स में डिप्टी एडिटर थे, ऐसा हमने सुना। और 3 पीस पहन के आए, बड़े दुबले पत्ते से। पहली घटना अगेन ऐसी हुई। बताया गया कि ये दादा हैं शीतल मुखर्जी। कोठा हो रहा था नाटक, रमाशंकर निशेष का पहला नाटक। तो वो नाटक उन्होंने पहले कुछ कुछ एक्सरसाइज, इधर लोटो उधर लोटो, कुछ कुछ बताई, और फिर उनने कुछ करवाया, और इतनी इतनी गालियां दी उन्होंने भी। अच्छा। हाँ, रूप था शायद। हाँ। तो इस तरह से उसमें हमने शुरू किया, लेकिन उससे ज्यादा डर था, मेरे साथ एक दोस्त आया था। तो मैंने सोचा कि मैं तो चूंकि मुझे एन के एन प्रकार नाटक करना है, वो गाली दे मारे कुछ भी कर ले, लेकिन ये दोस्त इतना खतरनाक, पलट के मार देगा तो मेरा काम हो जाएगा खराब। तो उसने भी हालांकि मेरी तरह से कुछ किया नहीं, और वो पहला नाटक हो गया कोठा। और इतना बढ़िया हुआ कि अखबार में नाम वाम भी छप गया, तो थोड़ा और ज्यादा उत्साह बढ़ गया। बढ़ गया, हाँ, होता है। और ग्रुप वाले ने प्रश्न, अरे इसको सेक्रेटरी बना दो, ये बहुत मेहनती आदमी। मैंने कहा नहीं, सेक्रेटरी वगैरह नहीं बनना भाई, मुझे तो खाली नाटक करना है, और सब जगह करना है, दौड़ दौड़ के करना। तो लिहाजा मैंने फिर उसके बाद तो इतने ग्रुप में संपर्क हुआ, इतने लोगों से हुआ, कि मैंने 2 साल में करीब करीब 20 से 25 नाटक कर डाले, और कम से कम 10 से 12 वर्कशॉप की, जिसमें मैं पपेट भी करता था। पपेट की वर्कशॉप, डायरेक्शन की वर्कशॉप, एक्टिंग की वर्कशॉप, म्यूजिक की वर्कशॉप, कॉस्ट्यूम की वर्कशॉप, सेट डिजाइनिंग की वर्कशॉप,
ये सारी वर्कशॉप भी की और ये भी किया। और उसी समय मैं लगातार लिखता रहा, नाटक की समीक्षाएं लिखता था, व्यंग लिखता था, ये मैं लगातार लिखता रहा। यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा और उस समय मैं कुरियर में नौकरी करता था, जिसमें लखनऊ दिल्ली डेली अप डाउन करता था। ओ, और वो जहाँ ऊपर सामान रखने का, जनरल डिब्बे में सामान ऊपर रखने की जगह होती है ना जो, तो उसी पर बैठ के मैं जाता था। धन्यवाद। तो वहां से पहाड़गंज में डाक उतारता था, दिन भर मंडी हाउस घूमता था, शाम को यहाँ से डाक लेके फिर लखनऊ उतारा, लखनऊ से उतारा फिर यहाँ पहुंच गए। बरेली शहर में तो अकेले वहां पहुंच करके पूरे शहर में पैदल मैंने डाक बांटी। ओ, ट्रेन से उतरा हूँ, पूरे शहर में पैदल पूरी डाक बांट दी और वापस लखनऊ। तो कुरियर में करता था। और उसमें से मजेदार बात यह है कि साल में 8 महीने में बीमार रहता था। क्यों, क्या हो गया था? मेल न्यूट्रिशन, मतलब खाते क्या थे, नमक रोटी, साइकिल पे चलते थे तो सरसों के तेल में नमक में रोटी लपेट के पेपर में रख लेते थे और चलते चलते उसे खा लेते थे अपन। तो ऐसा। और जब हमने नाटक शुरू किया, दोस्त के साथ घर लिया, तो उस दौरान हमारे पास गीता वस्त्रालय की एक लुंगी हम खरीद पाए थे, वही चद्दर थी, वही लुंगी थी, वही तौलिया थी, एक लुंगी और एक थाली और एक गिलास और एक दो छोटे भगोने, उसी में दाल, उसी में चावल, उसी में सब्जी और उसी पे रोटी, सब कुछ उसी में बन जाता था। रियली वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोगों ने इस तरह से नाटक का आनंद लिया। और लेकिन नाटक बीएनए, एनएसडी के लिए गया। दौरान बीमारी के दौरान मुझे साइटिका इतना ज्यादा कि मैं चल सकता, एक पैर से ही चलता था। उस पूरा जोश उछल के बैठ जाता है, पैर ज्यादा खराब। फाइनल में 2 एग्जाम है जिसमें पहले प्री हो, जिसमें रिटेन इंटरव्यू होता है, तो रिटेन इंटरव्यू और ऑडिशन होता है। तो ऑडिशन आधे अधूरे और किसी नाटक का था। तो आधे अधूरे का डिस्कशन का जो मैंने एपिसोड भी बनाया है जो हमारे शेखर वाणी का, उसमें भी वो डाला है कि कहाँ से पहले पेज से मैंने उसका डिस्क्रिप्शन शुरू किया। जो फोटो बनी है, फोटो क्या कह रही है, ये फोटो यही क्यों है मोहन राकेश की, सिगरेट लिए हुए और लंबा ठहाका मार के हंसते हुए। वो फोटो मुझे हालांकि दोबारा अभी मिली नहीं, वो गायब हो गई, न किसी नेट पे है, न किसी गूगल, न किसी पत्रकार के पास कहीं भी। तो मैंने ढूंढी थी काफी। तो उस फोटो को डिस्क्राइब करने के लिए फिर जो टाइटल है आधे एंड अधूरे, इस टाइटल को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने चिंतन किया कि आधे और अधूरे का क्या साउंड है, साउंड के हिसाब से दोनों का अर्थ क्या है, दोनों किस कैरेक्टर को डिपिक्ट करते हैं। तो इस तरह से आधे अधूरे का वो किया। लेकिन फिर फाइनल में हुआ, फाइनल में ज्यादा तबीयत खराब हुई तो 3 दिन की वर्कशॉप होती है, वो कंप्लीट नहीं हो पाई। इस तरह से फिर आए और फिर बीएनए का, भारतीय नाट्य अकेडमी का भी था, तो वहां पर मैंने दिया और वहां पर मैंने एडमिशन लिया। इस प्रकार से तो नाटक की इस तरह से तैयारी चली। आपका साउंड बंद है जी। तो इस तरह से नाटक करते करते ये था कि नाटक तो करेंगे, फिल्मों का नहीं था आइडिया, तो फिल्मों में जाएंगे, लेकिन नाटक करते हुए था कि दिल्ली में रिपर्टरी करेंगे। अच्छा, दूसरा फिर क्या हुआ कि जब भारतेंदु में था मैं लास्ट ईयर में, तो उस दौरान मुझे जॉइंटिस हुआ, फिर डबल जॉइंटिस हुआ, महीने की 2 बार हुआ जॉइंटिस के बाद। फिर तो मेरा मानसिक स्थिति भी बहुत थोड़ी सी हिल गई। मतलब ये था, आप कहेंगे बैठो तो मैं बैठ जाऊंगा, अच्छा चलो, अच्छा वहां चले जाओ, अच्छा वहां चला जाऊंगा, ये नहीं क्यों जाना, क्या जाना, कैसे जाना, क्यों करो, कुछ नहीं था ऐसा। तो वीक हो गए एक्चुअली, बहुत हो गया। तो फिर उन्होंने बैठने से क्या आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आपका इतना गैप हो गया। तो ये था कि बाकी सब लड़कों ने कहा अरुण एग्जाम नहीं देगा, तो कोई एग्जाम नहीं देगा। तो कहा ठीक है, वहां से कल्चरल मिनिस्ट्री से लिखा के ले आओ। तो वहां से लिखवा के लाया, फिर एग्जाम दिया मैंने। इस तरह से बीएनए कंप्लीट हुआ, सारी बीमारियों और सारी उन चीजों के बीच में। और फिर अचानक लेकिन एक चीज और हुई संजीव जी,
फिर मैंने अपने को इतना नियमित और अनुशासित किया कि शाम थिएटर वाले या इस मीडिया में क्या होता है कि रात और दिन का थोड़ा सा बड़ा डिस्टर्ब रहता है यार। कोई 12 बजे सोएगा, 2 बजे सोएगा, है ना, कभी भी सोए कभी भी जागे। फिर हमारे दोस्त वहां बैठते थे, हम लोगों की बैठक होती थी, नाटक और सब चर्चाएं। लेकिन मैंने कहा नहीं, 10 बजे सोना है, यानी कि 10 बजे, फिर चाहे जो बैठा हो, मेरे चादर तान दूंगा तो तान दूंगा। तो 10 बजे सोना, 6 बजे उठना, 6 बजे उठ के योगा करना, और एक चीज और महत्वपूर्ण, दूध जलेबी खाना। इसने मुझे इतनी, मुझे भी इतनी जलेबी और ताकत, रबड़ी अच्छी लगते हैं। हाँ, ताकत दी संजीव जी इस चीज ने मुझे, कि मेरे अंदर अचानक पता नहीं कहां से आया, 6 महीने बाद मैंने, एक दोस्त थे, मैंने कहा यार मैं बंबई जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे यार, अरे वहां तो कोई नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम चलोगे कि नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार से मैं बंबई आ गया। फिर वहां की कथा भी अलग है। तो पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? अब फिल्म नहीं, पहला सीरियल, उस समय एक शांति चल रहा था, शांति डेली सोप चल आती रहा है, था। हाँ हाँ। हाँ, पहला सीरियल। पहले कुछ दिन तो ये था कि मैं सीरियल नहीं करूं, फिल्म के लिए ही करूं, तो बहुत किया। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ नहीं होती है और ना कोई गाइड करने वाला उस तरह से मिलता है। तो बंबई ऐसा शहर है जहां आपको 2-4 साल तो सिर्फ सड़क पर कॉन्फिडेंस से चलने में लग जाते हैं। कितना भी हो, आपको जो ये चीजों में लग जाते हैं। और अभी तो चल ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गई है, और उसमें फोटो बनवाना, फोटो खिंचाना, कम से कम 10 से 15,000 फोटो मैंने बांटे होंगे अपने ऑफिसों में, चर्च गेट से लेकर घर तक, कहाँ नहीं गए होंगे। हर ऑफिस हर जगह आप मिल भी लेते थे, लेकिन आपका सही कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई आपका दोस्त हो जाए या डायरेक्टर से मिल लें, या तो उसके बगैर कुछ होता नहीं था। तो खैर करते करते पहला सीरियल, फिर मैंने जब शुरू आते ही, लेकिन उसके पहले मैंने क्या शुरू कर दिया था, रेडियो। तो एफएम रेडियो में मैं रेडियो जॉकी हो गया, वो ऑडिशन दे करके कि चलो एक चीज तो शुरू हो जाए। तो वो जब 95 में आया तो सबसे पहले वो शुरू कर लिया मैंने। और जब वॉइस का काम करने लगा तो उसके तहत और फिर फिल्मों के लिए डबिंग करने लगा। मिलने लगे। डबिंग पहली फिल्म थी प्रकाश झा की बंदिनी, जिसमें मैंने डबिंग की थी। वाह। और कौन से कैरेक्टर की? अब याद नहीं, कई कैरेक्टर तो हम लोग करते थे उस समय। जो डबिंग होती है, आपको बताऊं संजीव जी, फिल्मों की ना, तो उसका उसका गणित ये होता है कि मुख्य अभिनेता के अलावा लगभग जितने अभिनेता होते हैं उनकी डबिंग होती है। उनकी आवाज अपनी नहीं होती है, ये आप जान लीजिए। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा उसके कई कारण हैं। अब उतना नहीं होती है, पहले बहुत होती थी। रीजन ये होता है कि जो अभिनेता है ना, ये जो डबिंग है ना, ये एक अलग तरह का स्किल है, जैसे एक्टिंग स्किल है। जैसे कविता लिखना अलग स्किल है, कहानी लिखना अलग स्किल है। हाँ, वॉइस ओवर भी अलग स्किल उसी है। प्रकार डबिंग करना, हाँ, वॉइस ओवर में भी बहुत सारी वैरायटी है। तो जो डबिंग है वो स्किल अलग है। तो लिहाजा कोई आवश्यक नहीं कि वो अभिनेता जो एक्टिंग कर लेता है वो डबिंग भी कर लेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि भाषा, कोई आवश्यक नहीं है कि वो भाषा भी ठीक बोल पाता हो, है ना। और तीसरी बात ये हो, वहां एक खुले में सबके साथ अभिनय करना अलग होता है, स्टूडियो में उसको रेप्लिकेट करना खुद को ही, वो भी मुश्किल होता सबके लिए। तो इसलिए डबिंग आर्टिस्ट से डबिंग कराई जाती है। अच्छा, मान लिया वो कर भी लेगा तो स्टूडियो में आपको 4 घंटे उसको सिखाते रहेंगे आप, नहीं थोड़ा ऐसा करो। अच्छा, स्टूडियो घंटे वाइज होते हैं, भाई इतने घंटे का आपका चार्ज है। तो एक जो डबिंग का आर्टिस्ट है वो उस चीज को आपको 10 आधे घंटे, 1 घंटे जितने करेक्टर फट से करके निकल जाएगा। वो आएगा और वो फिर आपको बहुत लंबा समय लगाएगा। आप इरिटेट होंगे, डबिंग डायरेक्टर इरिटेट होगा, जो भी होगा सब आपको कहेंगे क्या कर रहा है पागल आदमी। उसकी घटना हुई जब मैं ये कर रहा था फिल्म हॉलीडे, जैसे आपने लिखा, मैंने हॉलीडे में मैंने डायलॉग राइटर था और डायलॉग सुपरवाइजर भी था। तो एक अभिनेता उन्होंने कास्ट किया जो बड़ा लंबा चौड़ा, जैसे लोग की बात मैंने की थी ना, लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया उन्होंने कास्ट कर लिया विलन में। अगर आपने हॉलीडे देखी हो तो सीन आपको बताऊं, वो जो विलेन होता है, जो जिसकी उंगली अक्षय कुमार काटते हैं, वो भागता है, वो सब याद हो आपको, वो ब्लास्ट के लिए सब चीजें रखता है बस वगैरह के लिए।
तो वो अभिनेता कास्ट कर लिया उन्होंने, बड़े घर का था और लंबा चौड़ा, देखने में अच्छा था, लेकिन उसके पास एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं थे। शूटिंग के दौरान यही होता था कि वो दौड़ता है तो अक्षय कुमार उसको पकड़ के मारते हैं जाके, लेकिन उसका डेड फेस, कोई रिएक्शन नहीं। कोई आपको तकलीफ हो रही तो तकलीफ करने के लिए आपको गर्दन थोड़ी ना दबाई जाएगी, आपको तो दिया जाएगा कि हाँ गर्दन रखा दबा रहे हो, आप दब भी जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, आपको कष्ट हो रहा है ये पता चलना चाहिए, पता चलना चाहिए। तो कुछ नहीं होता था। अरे सुबह 11 बजे की से शाम 4 बजे अक्षय कुमार बार बार दौड़ता, गाड़ियां जंप करता और उसको मारता, कुछ नहीं हो रहा उसको। फाइनली उसे 2-4 मार दिए अच्छे खासे, उसको असल में दे दिए। तो वो अभिनेता जब डबिंग करने आया, तब वहां आप जैसे वहां डबिंग में या जो आपको सुनाई देता है ना, सारी ब्रीदिंग का खेल होता है ना। जैसे आप दौड़ के आए हैं तो दौड़ रहे हैं आप, तो आपको जो देखने वाले पता, सांसों से पता चल रहा है ना, आप हाँप गए, ठीक है। अब बाकी जो पैरों का है वो दूसरा, वो काम आदमी दूसरा करेगा। पैरों की आवाज आ रही थी ना, वो काम दूसरा करेगा, वो है फॉली वाला। वो क्या कर रहा था, वो स्टूडियो में दौड़ रहा है वो, और धक 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 उस पर पीठ भी रहा, जहां पर माइक वो रखा रहता सामने। उसको लाख समझाए, सिर्फ आपको आवाज, सिर्फ आपको एक्सप्रेशन, अपने फेस वाले एक्सप्रेशन ब्रीदिंग से देने हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहा भाई। वो दौड़े तो नीचे पैरों की आवाज आए, वो नुकसानदेह है, उसको नहीं करना। पूरी बॉडी की कहीं आवाज नहीं आनी चाहिए किसी चीज की, है ना। तो लिहाजा फिर उसकी क्या हुआ, उसके डायलॉग हमने उससे ले लिए, लेकिन बाकी जितने एक्सप्रेशन है फिर मैंने दिए डबिंग के। तो ऐसा जोड़ घटाना जो है ना, आप तो वर्सेटाइल पर्सनालिटी बन गए। ऐसा करना पड़ता है जोड़ घटा के। तो इस प्रकार मैंने कहा कि डबिंग का जो है, रेडियो से चला था मैं, तो रेडियो में फिर मैंने काफी किया, और विविध भारती और गोल्ड और रेनबो, बहुत रेडियो, फिर जितने दिन रेडियो में किया ना, बहुत किया, दबा के किया। मतलब वहां भी ना 10-10 घंटे लगातार मैंने शो किए। एक मजेदार बात आपको बताऊं कि ये रिकॉर्ड होगा कि एक साथ 3 स्टूडियो में ऑन लाइव है आदमी, कैसे संभव है। 3 स्टूडियो मैंने एक साथ लाइव किए, तीनों जगह में हूँ। अच्छा, ठीक है। ये ऐसे होता था कि एक बार स्ट्राइक कर दी सारे अनाउंसर्स ने, परमानेंट। तो उन्होंने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो, तुम क्यों करोगे। तो उन्होंने बदतमीजी की। मैं वैसे तो मान जाता, मैंने कहा देखिए अगर आप बदतमीजी करेंगे तब तो जरूर जाऊंगा, और ऐसे प्यार से कहते तो मैं मना कर देता, नहीं जाता, आपका साथ देता। तो उन्होंने बदतमीजी की, मैं गया, और बाकी कोई बुलाया। अब हुआ यूं कि एक स्टेशन ऑन और कोई था नहीं, वहां मैंने गाना लगाया, अनाउंस किया, फिर भाग के गया दूसरे स्टूडियो में, फिर वहां गया, वहां अनाउंस किया, वहां का टेप चलाया, फिर भाग के तीसरे में, फिर वहां गया, वहां का प्रोग्राम, ये फिर सब भाग भाग के मैं किया उसको, पूरे प्रोग्राम। धन्यवाद साहब। उसमें भी मजेदार क्या, सबके अलग प्रोग्राम है, सबका अलग अनाउंसमेंट है, सबके अलग चीजें समझनी है, तो वो करता था मैं। तो इससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है चीजों को, जब आप बहुत मुश्किलों में कुछ कर लेते हैं ना। नहीं, उससे कॉन्फिडेंस आता है, थ्रिलिंग भी होता है, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि नहीं यार मैंने प्राप्त कर लिया, जो गोल था, लक्ष्य था। बिल्कुल डिफरेंटली, वो बहुत जरूरी है। तो इन धारावाहिकों में और फिल्मों में काम करते करते कौन सा पात्र आप सिलेक्ट करेंगे कि इसे अरुण शेखर का कौन सा पात्र सबसे ज्यादा प्रभावी था, रुचिकर था, या आकर्षित करने वाला था? अगेन मैं कहूंगा विदुर मुझे बहुत पसंद था, विदुर में अच्छा लगता था मुझे करने में। बाकी तो आप एक्टिंग करते हैं, सब कुछ करते ही हैं, अच्छा ही लगता है। कॉमेडी भी मैं करता था, इसमें लापतागंज में अच्छी, उसमें बड़े बाबू का कैरेक्टर था, उसमें बहुत मजा आता था। कॉमेडी में भी अच्छा एक सेंस है, वो बड़ा अच्छा लगता है, चूंकि व्यंग लिखते हैं आप, व्यंग समझते हैं ना, तो कॉमेडी भी आप ठीक से समझते हैं वो। तो ये तो विदुर का और ये संजय दोनों पात्र मेरे बहुत करीब रहे। अच्छा, और जो गांधी का आध्यात्मिक सा टच आता है दोनों पात्रों में। हाँ, और गांधी का जो मैंने किया था कैरेक्टर, वो फिल्म है, यूट्यूब पर है, उसका स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर। वो आपके दिल्ली के करीब ही आके फरीदाबाद में शूट की थी मैंने। वहां पर उनका आप लिंक अगर भेज सकेंगे तो अच्छा रहेगा।
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो गांधी का पात्र उसमें मैंने किया था। किस तरह के रोल आपको ज्यादा पसंद आते हैं, विदुर और संजय जैसे, या कॉमेडियन, या वैसे कैसे? मैं अब एक्चुअली मैं थ्रिलर, मैं बहुत इंटेंस रोल करना चाहता हूँ, जैसे कि आप अर्धसत्य में ओमपुरी का है, हाँ, बड़ा सशक्त रोल। ऐसे। हाँ, जो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से उसका इंतजार कर रहा हूँ मैं, कि वो रोल भी मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। वो इंटेंस रोल ज्यादा होते हैं जो। जी। तो साहित्य और अभिनय दोनों के बीच में आपने ट्रैवल किया है, यात्रा की है, तो कैसी अनुभूति रही? साहित्य से क्या है, अभिनय को भी समझने में बहुत मदद मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्या है कि बहुत सारे अभिनेताओं को लगता है कि उनको पढ़ने की या जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्होंने डायलॉग बोल दिया या जो स्क्रिप्ट मिलेगी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। अभिनेता को सब कुछ सीखना चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए, चाहे कविताएं हों, कहानियां हों, उपन्यास हों, और हर तरह का, चाहे अखबार हो, इवन हर चीज उसको पता होनी चाहिए। उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं। अभिनय जैसे मुझे अगर अभी स्क्रिप्ट दे दी जाए कि वो जो एक्टर है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो चूंकि उसमें भी मैंने जानकारी हासिल की है, तो वो क्या फ्यूचर ऑप्शन क्या है, एंड ये शब्द बोलने में मुझे अटपटा नहीं लगेगा, मैं फ्लुएंसी के साथ बोल जाऊंगा, जी जिससे सर। आप नहीं गुजरे हैं। और पढ़ना जरूरी है अभिनेता को, और लिखना भी जरूरी इसलिए है कि आप, जो करेक्टर आपको मिला है ना करने के लिए, जब आपने और बहुत सारे करेक्टर पढ़े होंगे कहानियों में, चीजों में ना, तो आप जो बहुत ज्यादा महसूस कर पाएंगे उस करेक्टर को जीने में, आपको बहुत आसानी होगी। ठीक बात। आपको भाव रेफरेंसेस मिलेंगे इसके जरिए। भाव भंगिमा पात्र के आचरण और उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हो, तभी आप सक्सेसफुल बिल्कुल। अभिनेता हो सकते हैं। हम्म, अब एक छोटा सा प्रश्न ये आता है मेरे सामने कि रिटन यानी प्रिंट मीडिया में आप कितनी पढ़ाई कर लेते हैं, कितना समय बिता लेते हैं, कैसे क्या रहता है, समय मिलता कैसे होगा? प्रिंट मीडिया में नो डाउट, जब जब तक मैं रेडियो में था ना, तो मैं ज्यादा पढ़ता था बनिस्पत। उसका कारण बहुत बड़ा ये था कि जब मैं सोचता था कि अगर मैं 3 घंटे अगर मैं रहूंगा स्टूडियो में, जो भी लिसनर है अगर सुनेगा ना, तो कुछ लेके जाए कि इन 3 घंटों में मैंने कुछ सुना, 2 लाइन, दो कोई भी बात, कोई भी चीज हो ना, उसके साथ जानी चाहिए। वो लगे कि हाँ 3 घंटे में मैंने ये बात मुझे अच्छी लग गई, ये बात ने मुझे प्रेरणा दे दी, इस बात ने मुझे सुकून दे दी, इससे मुझे शांति मिल गई, इसमें वाव थी, वाह। तो ये क्या इसके लिए तो बहुत सारा ना लिटरेचर में मैं पढ़ता था उसके जरिए। यहाँ का अखबार में बहुत पढ़ता, यहाँ मुंबई में मुश्किल से दोपहर में 2 बजे आते थे, जैसे कि दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका। चूंकि मुंबई में हिंदी के अखबारों की स्थिति बहुत ठीक नहीं रहती, सबको पता है। यहाँ एक जनसत्ता तो अच्छा अखबार निकलता था, उसकी सबरंग एक पत्रिका थी, तो जी। बहुत अच्छी आती थी। तो वो सब अभी नहीं रहा, तो मैं बाहर के अखबारों को और पत्रिकाओं को, वो स्टॉल पर बहुत ज्यादा पढ़ना, उसमें ज्यादा समय लगाता था। अब नो डाउट उतना समय नहीं मिलता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ लूँ। तो पत्रिकाओं को, तो किताबें तो हैं उनको पढ़ता हूँ। अभी मैंने एक सिद्धार्थ खत्म की है पढ़ के, तो कोशिश करता हूँ ज्यादा पढ़ सकूं। लेकिन मुझे लगता है मैं अपने से फिर भी मेरी इच्छा बहुत है कि और ज्यादा मैं पढ़ूं, और ये कोशिश में मैं लगा रहता हूँ। मेरी एक अनुरोध है, यदि आप कर सकें। हम्म, अनुस्वार पत्रिका में आप मैं एक नया स्तंभ जोड़ना चाहता हूँ हम्म, साहित्य से। हम्म। तो मैं चाहूंगा कि ये स्तंभ जो है ना आप लिखें, कौन सा? फिल्मी संस्मरण। फिल्मी संस्मरण। घटनाओं पर, व्यक्तियों पर, जो भी हो। हाँ, ज्यादा नहीं, कम से कम 2 पेज का होना चाहिए। 2 पेज। 2 या 3 पेज। हाँ, 2 भी बहुत हो गया। अब छोटा होना चाहिए, आजकल 10-10 का, 20-20 10-10 पर आ गए लोग। छोटा हो, इंटरेस्टिंग हो। इसीलिए ज्यादा बड़ा नहीं चाहता, 2 पेज पर्याप्त हो सकते हैं। तो हाँ, फिल्म साहित्य ये दो से। पेज मतलब कितने, 500 शब्द हुए?
रफली। हाँ बस ठीक है, 500 करेक्ट। तो ये स्तंभ मैं आपको क्या बोलते हैं, समर्पित करता हूँ। तो हमारी ये मासिक मासिक त्रैमासिक है। हाँ त्रैमासिक, ठीक है। और इतना ठीक है, इतना ठीक है बस। और दूसरा आपको मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जो पॉडकास्टिंग आप कर रहे हैं उसका हाँ इंस्क्रिप्शन करके आप हमें भेजें ताकि हम उसके किताब बना सकें। हाँ, किताब वो बनानी, वो करना है। तो वो कैसे, उसको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा बैठ के मुझे वो। थोड़ा 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 रोज एक लिखते रहेंगे तो लिख जाएगा। हाँ अब सवाल ये आता है कि आप साहित्य में भी जुड़े हुए हैं और फिल्म में भी जुड़े हुए हैं, इन दोनों में कोई संबंध या अंतर संबंध आपको दिखता है? फिल्म और साहित्य में बहुत 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 संबंध है, मतलब थोड़ा नहीं, लेकिन व्यवहार उसके लेकिन संबंध के व्यवहार बगैर कुछ बात ही नहीं बन सकती। लेकिन सर, प्रॉब्लम ये है कि फिल्मी साहित्य को साहित्य नहीं गिना जाता। इसके बारे में आपकी राय क्या है? मुझे तो लगता है कि होना चाहिए। हाँ, ये बहुत बहुत सही सवाल है आपका। इसके बारे में मेरा भी चिंतन रहा। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सारे गाने हैं जिनको साहित्य के दर्जे से, शैलेंद्र को मैं मानता हूँ, शैलेंद्र के जो गाने हैं, क्या गीत लिखे हैं! इतने कमाल के गाने, उसमें जो कविताई है वो बड़े बड़े कवियों में वो कविताई नहीं है, उनके गानों में जो है। और जैसे लव अफेयर्स वाले गाने हैं, उनमें भी जो बात है ना, तो वो अभी जो बता रहा हूँ, जो शेर व शायरी जो लोग मंचीय कविता जो लोग करते हैं ना, मतलब इतने, और करोड़ लाखों रुपए लेते हैं, 2-2 लाख रुपए लेते हैं, मतलब उसके आगे कुछ नहीं है भाई। वो जो कविता उन्होंने कर दी ना, वो कर दी अल्टीमेट। कर दी, अद्भुत। तो एक दूसरी प्रोजेक्ट आपको देता हूं, 100 साहित्यिक गीत चुनिए। ये प्रोफेशनली आप बताइए। देखिए, टारगेट वही समस्या। मैं अभी, अब लोग कहते हैं ना, 2 फिल्में मैंने लिखी, अकीरा लिखी और ये लिखी। तो वो कहते हैं कि तुम लिखते हो, तो मैं कहता हूँ नहीं लिखता हूँ। आप लिखेंगे थोड़ी, आप तो संकलन और संपादन ही करेंगे। लिख नहीं, तो मैं वैसे नहीं नहीं लिखता हूँ। उसका रीजन क्या होता है कि राइटिंग में, चूंकि मैं और बहुत सारे काम करता हूँ, जैसे कि मैं वॉइसिंग करता हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ। तो उसके लिहाजा राइटिंग एक ऐसा काम है कि सब कुछ बंद करके फोकस होकर बैठना पड़ेगा। और नहीं जब नहीं, तक किसी चीज का बैठना नहीं। टारगेट नहीं लेंगे ना। आप शैलेंद्र संजीव, उठा लीजिए, शैलेंद्र उठा लीजिए, शैलेंद्र जी के 5-10 गाने जो आपको टॉप लगते हो, इनमें हाँ साहित्यिक हो। हाँ बिल्कुल, अच्छा बात, ये अच्छी बात। हिंदी और के ले लीजिए, नीरज जी के ले ये लीजिए। बढ़िया, बढ़िया बस, बढ़िया बात। और उसमें उसको दोबारा लिखना भी नहीं, आप फोटो करके मेरे को भेज दीजिए, हाँ, वो करूंगा मैं। क्योंकि तो लिरिक्स वो अवेलेबल है लेकिन वर्ड्स। टारगेट जब तक नहीं होता है ना, टारगेट होना चाहिए, टारगेट है कब तक करना चाहिए। 31 मार्च 2022, तो 3 दिनों के समय हमने एक थीसिस कोशिश पे करते काम हैं। किया था। काम तो खैर नहीं, क्योंकि किस पे? शोधार्थी कोई और था। मैंने एक थीसिस पे काम किया था सहायक के तौर पर। मेरी मामी कर रही थी पीएचडी। तो ये हुआ कि क्या सब्जेक्ट चुना जाए। तो उन दिनों हम भी फिल्मी गीत बहुत सुना करते थे, हमारे पास 1000-1500 कैसेट्स होती थी। तो घर पहुंचे और उसके बाद में ईयरफोन लगा करके जुट गए। तो मैंने उनको सजेस्ट किया हिंदी साहित्य में फिल्मी गीतों का योगदान, और वो बहुत उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसको हमने भी जो थोड़ा बहुत काम किया, और वो पीएचडी अवार्ड हुए। यद्यपि कहा कि कहाँ से आप चुन के लाए हैं शीर्षक, तो ये कहा गया कि भाई हिंदी साहित्य में जो साहित्यकार लिख रहे हैं वही साहित्यकार तो फिल्मों में भी लिख रहे हैं। नरेंद्र शर्मा का नाम ले लीजिए। दूसरी चीज क्या है कि साहित्य शब्दों से बनता है, बीच में शब्द हैं। अगर उन्हीं शब्दों का लिखा हुआ गीत गीत हो सकता है, साहित्यिक गीत हो सकता है, तो उन्हीं शब्दों से लिखा हुआ फिल्मी गीत साहित्य क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी विवाद की विषय बनी हुई है कि फिल्मी साहित्य को साहित्य नहीं मानते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इस विवाद में आगे चलूं और आपका नहीं, साथ बिल्कुल चलिए, ये आपका चलिए। साथ। और जो लोग विवाद करते हैं संजीव जी, जो साहित्यिक लोग विवाद करते हैं, एक्चुअली वो साहित्यिक खुद नहीं है, इसलिए विवाद करते हैं। यही उनका तो अपना लगता है कि
हाँ कि तो ये मैं चाहता हूँ पॉपुलर कि ये एक नया विवाद प्रश्न खड़ा किया जाए और किया जाए। खड़ा किया जाए, और उसके लिए आवश्यक होगा कि हम फिल्मों से आधारित कुछ साहित्यिकता का प्रमाण भी सामने प्रस्तुत करें। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही मैंने एक नया मुहिम शुरू किया है। पहली बार भी मैंने भोपाल के अपने वक्तव्य में इस चीज को शामिल किया। प्रश्न ये था कि 3 स्तंभ लोकतंत्र के माने जाते हैं। लोकतंत्र क्या है? समाज, और समाज की प्रशासन व्यवस्था समाज के द्वारा। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 मानी जाती हैं। पत्रकारिता ने अपने आप ही अपना झंडा ऊंचा कर लिया कि साहब हम चौथे स्तंभ हैं। हाँ सर, हाँ। लेकिन पत्रकारिता तो वर्णनात्मक है, सिर्फ सूचना मात्र है। सूचना मात्र, बिल्कुल। तो पत्रकारिता अगर चौथा स्तंभ है तो साहित्य 5वां स्तंभ क्यों नहीं हो सकता? चलो हम उनके स्थान को नहीं छेड़ते। हाँ, तो अदरवाइज चौथा मान लो, वरना तो चौथा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर लोकतंत्र को यानी समाज को प्रभावित करने वाला कोई साहित्य है, कोई दिशा देने वाला साहित्य है। स्वतंत्रता संग्राम जितवा दिया कविताओं ने। कविताओं ने जिस तरीके से वीर रस की कविताएं लिखी गई उस समय, अरे वो आप लोगों के रोए खड़े हो जाते थी संजीव जी, इतनी हिट फिल्म थी। हकीकत फिल्म में वो फुल कमर्शियल फिल्म है, लेकिन वो गीत ऐसा डाल दिया गया, वही गीत मियां वालों हिंदुस्तान हमारा है, पूरा मतलब हर मोहल्ले में बज रहा है, हर मोहल्ले बज रहा। वो आज देशभक्ति की कोई भी बात करो, वही 4 फिल्में हैं जिनके गाने आज भी बजते हैं भाई। पूरा पश्चिम से लेकर के, उपकार से लेकर के वही गाने आपके पास। और क्या है उसके बाद? कौन से महान लोगों ने कौन से गीत लिख दिए भाई। उसी के बाद झंडा ऊंचा रहे हमारा, उनका पार्षद का लिखा हुआ, और ये मनोज कुमार की फिल्मों के गाने उन्होंने किसी गीतकार ने ही तो लिखे हैं, वो साहित्यकार है नहीं। क्या लिख दिया है भाई। तो कुछ करते हैं सर, इसके ऊपर मिलके शोध करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया है ना। तो मैं प्रोजेक्ट अनाउंस करता हूँ और आपको एक सहायक दे दूंगा, वो आपकी सारी चीजों को इकट्ठा करते करते रहा, खाली फोटो। बिल्कुल ये करते, ये बहुत बढ़िया है प्रोजेक्ट ये। जनता में ये चीज जानी चाहिए कि फिल्मों में भी साहित्यिकता है। हाँ हाँ, जो साहित्यिकता नहीं, मतलब फिल्में अब आप बात कर लेंगे। सत्यजीत रे दोनों थे भाई, कुछ कहानियां लिखते थे। आज भी उनकी कहानियां, कितने बड़े साहित्यकार थे और फिल्मकार थे, दोनों थे जी, है ना। तो जो अब उनकी फिल्में, आप गुरुदत्त की फिल्में ले लें, उनकी फिल्में अगर साधारण कहानी भी उन्होंने फिल्में जो बना दी हैं, मतलब अलग ही बिंब रच दिए हैं। कहना चाहिए काल बनाने। हाँ, 3 फिल्में 4 फिल्मों में उन्होंने इतना हिला दिया सबको। अब आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछने का मन हो रहा है, तो ये कि फिल्म में जुड़े होने के साथ साथ आपको बहुत सारे बहुरंगी व्यक्तित्व मिलते हैं, बहुरंगी पटल मिलते हैं, बहुरंगी मंच मिलते हैं, और बहुरंगी लोगों के साथ आपका बातचीत और मिलना जुलना होता है। लेकिन आपकी मूल यानी व्यक्तिगत यानी विशिष्ट हॉबी क्या है? मतलब हॉबी किस किस तरह? हमारे तो यही हॉबी है, यही नहीं, यही है? वो तो मैंने पहले ही कह दिया, लेकिन अगर इससे अलग देखा जाए तो कौन सी हॉबी है? इससे अलग मतलब मैं तो किताब के बीच में रहना सबसे बड़ी हॉबी, मतलब फैली रहे किताबें चारों तरफ, मैं कुछ भी पढ़ूं, कुछ भी लिखूं, ये करूं। दूसरी हॉबी में दूसरा है, अब मैं कर रहा हूं, वो है घूमना। मुझे बहुत है, मुझे बहुत घूमना है। और अभी इसका ये हुआ कि आप थॉट प्रोसेस जो देते हैं, तो 2 साल से थॉट प्रोसेस देते हुए हुआ कि पिछले साल में बहुत घूमा हूँ। मैंने एक प्रोड्यूस किया एक सीरीज, ट्रैवल एंड फूड एंड ट्रैवल। तो उसको मैं लखनऊ, बनारस और प्रयागराज, ये 3 घूमा। उसके बाद केरल में अपना कोची, आलप्पी, वो सब घूम करके आ गया। फिर अभी एज एन एक्टर, एज एन एंकर, अभी मैं यूपी का हूँ, मथुरा का भी नहीं, ऐसे ही गया था एक बार। इस बार मथुरा के जितने मंदिर, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, सारे मंदिर घूम के आ गया। सब एंकरिंग अकेले ही रिकॉर्ड किया सब? नहीं, 2 लोग और थे टीम में, तो मैं एंकरिंग में कर रहा था।
अच्छा। तो उस बहाने बहाने मंदिरों के दर्शन हो गए, सबके घूम भी लिया, राधे राधे हो गया सब। सही है। अच्छी तो अच्छी हॉबीज हैं। हाँ। अब अंत में मैं चाहूंगा कि आपसे जो प्रत्याशी हैं, जो अभिलाषी हैं फिल्म लाइन में जाने के लिए, उनके लिए कोई संदेश कि कैसे वो तैयार हों उस काम के लिए। संदेश देने वाला मैं कोई नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ मेंटोर या टीचर, लेकिन दो चीजें मेरा कहने का रहता है कि किसी फील्ड में जाए ना, उसमें जुनून होना, जैसा कि आपने पहले कहा, जुनून होना बहुत जरूरी है। वो कंफर्म कर लीजिए, किसी चीज से प्रभावित होकर आप किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, तो उसमें बात नहीं बनेगी, थोड़े दिन में प्रभाव खत्म हो जाएगा। भाव खत्म हो जाए। तो जुनून को परखिए कितना, और ये फील्ड बहुत खास है जुनून, उसके बगैर मैं आपको उसका बहुत बड़ा उदाहरण दूं संजीव जी। इस फील्ड में एक लाइटमैन है ना, वो लाइटमैन बहुत वजन लाइटें उठा के बहुत दिन भर काम करता है, बहुत काम करता है। जी। वही काम वो अपने खेतों में नहीं कर सकता, करता है, लेकिन यहाँ करता। क्यों करता है? उसको ये कैमरा लाइट एक्शन इसके बीच में रहना, काम करना मजा आता आदत है। बन जाती सुबह है। 7 बजे की शिफ्ट लगती है, तो वो 5 बजे उठ के जाता है, और 7 बजे की शिफ्ट में उसे पहुंचना होता है 6:30 बजे। नेचुरली। स्पॉट बॉय को सबसे पहले पहुंचना होता है। तो ये जो है कि, और फिर रात में 11 बजे 12 बजे तक वो काम करेगा। तो जी। 18 घंटे लगातार सालों साल काम करना, बिकॉज ऑफ जुनून। अगर उसके अंदर जुनून नहीं होगा ना, संभव नहीं भाग है वो जाएगा। कर ले। भाग जाएगा। इतना जुनून अगर खेती में कोई कर दे ना, जो किसान किसान चिल्लाते हैं ना, किसान, मैं अभी गया था गांव में, किसान पूरी गेहूं की फसल में 8 दिन खेत में जाता है। अब ये जो आजकल फैला दिया ना, अन्नदाता किसान नहीं, अरे किसान कहते हैं हम क्या, तू मत कर खेती, और कोई करेगा, कोई ना कोई करेगा। ये दुनिया है, मैं नहीं करूंगा, फिल्में बंद हो जाएंगी क्या? ठीक बात है। सब कुछ चलेंगी और कोई करेगा। जो किसान एक मर गया तो दूसरे उसके लड़के पैदा, कोई तो कोई कर रहा है ना। कोई तुम नया नहीं हो, रास्ता निकलेगा। कुछ निकलेगा। छोटे छोटे बहुत खेत सारे कंट्री जहाँ बड़े खेती बड़े नहीं फार्म होती, में बदल जाएंगे। संजीव जी, बहुत सारे कंट्री जहाँ खेती ही नहीं होती। बिल्कुल भाई ठीक दुबई बात। में कौन सी खेती होती है? कुछ नहीं। खा तो रहे हैं ना सब लोग, बिल्कुल। तो सब करेंगे। तो ये भ्रम में, तो ये वही आम आदमी और किसान, ये बहुत बड़ा भ्रम और बहुत सियासत बड़ा है जाल सर, है, इसको सियासत। खत्म। सियासत है। तो खैर, मैं इसके बात कर रहा था, सबसे ज्यादा जुनून होना चाहिए किसी इस फील्ड में आने के लिए। उसके बगैर जो है, आप मत आइए, आप कितना झेल सकते हैं, कितना कितना। अगर आपके अंदर नहीं, जैसे आपके मैंने बताया कि मैं 80 किलोमीटर जाने के बाद साइकिल से, फिर मुझे पता लगता आज संडे है, मुझे ये भी ध्यान था कि आज संडे भी है, और संडे को ऑफिस बंद रहता है। ये भी जो जुनून के कारण ना। जुनून के कारण, जब तक आपके अंदर जुनून नहीं। दूसरा घटना हुई, मैं आपको बताऊं जुनून की, कि मैं, मुझे यहाँ से एक मंजू सिंह है, पहले एक कहानी आती थी दूरदर्शन पर, आपको याद होगा, उसकी हाँ। निर्माता निर्देशक मंजू सिंह जी। मुझे यहाँ से पूना जाना था थी। मैं निकल गया दोपहर में 2-3 बजे, और 1 घंटे में अंधेरी पहुंचा। अंधेरी से 2 बजे का 6 बजे में दादर पहुंचा। अब सोचिए क्या हुआ, इतनी बारिश थी, सब डूबा हुआ, यहाँ तक कमर तक में, फिर भी मुझे लग नहीं रहा है, जरा भी नहीं एक भान आ रहा है कि ऐसी इतनी बारिश में कौन कहाँ शूटिंग क्या होगी, घर वापस चले। तो नहीं थे, सही लेकिन बात। मुझे कोई ऐसा भान नहीं। मैं चला जा रहा हूँ, यहाँ तक बारिश, मतलब पानी, और उस पर सब तैर रहा, गंदगी सब ये होकर के मैं गया स्टेशन। फिर वहां कोई ट्रेन नहीं, फिर एक बस दिखी, बस से मैं दादर की तरफ जाने के लिए। अब दादर, अब सोचिए कि उसमें इतनी बस में, पानी नहीं में भी बस चली होगी। जा रही, मुझे इतनी तेज बाथरूम आई है, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा यार, इतनी तेज। क्योंकि आप भीग गए और इतनी देर हो गई। हाँ, गर्म ठंडा हो गया। तो साइन के पास एक पुल दिखा, थोड़ा सा ऊंचाई पर, चूंकि वहां पानी में उतर के कहाँ बाथरूम भी कहाँ करोगे पानी में उतर के, कमर कमर। तो साइन ब्रिज पर उतर के मैंने बाथरूम वगैरह किया, फिर बस ली, और एक मैं दादर पहुंचा। दादर में पहुंचा हूँ करीब 8 बजे। अब भूख भी लगी, मैंने सोचा कि कुछ खाया जाए, कुछ, हाँ कुछ खाया भी नहीं। फिर वहां से जो बस चली, वो अगले दिन सुबह 6 बजे कहाँ पहुंची है, ये आपका राज कपूर की कौन सी जगह थी वो,
चेंबूर। चेंबूर। सोचिए कि आरके स्टूडियो। आरके स्टूडियो के पास सुबह 6 बजे पहुंची, 12 घंटे उसी बस में बैठा रहा, रात 8 बजे पहुंचा, सुबह 6 बजे 10 घंटा उसी बस में बैठे, ऐसे ऐसे चल रही, ये जाम लगा, ये बारिश थी, और शाम को 4 बजे पूना पहुंचा हूं मैं। और फिर उन लोगों को लगा रहे अरुण आ सकता तो आपके बाकी लोग जीवट क्यों को नहीं आए? सलाम, आपके जीवट को सलाम। तो जुनून, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, बिना जुनून के ना इस फील्ड में मत आइए, मुझे लगता है। दूसरी बात है कि ये मत मानिए कि यहाँ कुछ पढ़ना लिखना नहीं पड़ता है, आए और बस डायलॉग बोल ऐसा के कुछ काम हो जाता है, स्टॉक ऐसा इन नहीं किट होता है। तैयार करना पड़ता है, लेटेस्ट फैशन का ज्ञान रखना पड़ता है। हाँ, तो लिहाजा पढ़ाई लिखाई के साथ नाता जरूर रखिए, और जिससे आपके व्यक्तित्व में, आपके अभिनय में जो भी काम करेंगे उसमें गहराई, उसमें एक ठहराव रहेगा। ठीक बात जब है। आप पढ़ाई लिखाई से जुड़ेंगे, आपको लोग सीरियसली लेंगे, आपकी बातों पर ध्यान देंगे कि आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। उसमें एक करीनी है, अब करीना आएगा, तरीका आएगा, सिस्टम आएगा, जब आप पढ़ाई लिखाई ठीक से करेंगे, साहित्य से जुड़े रहेंगे। ये साहित्य की ताकत है, ये मुझे ऐसा लगता, मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी सबका अनुभव अलग हो सकते हैं, मेरा अनुभव यह है, इसलिए मैं कह साहित्यकारों के लिए कोई विशेष टिप या कोटेशन? देखिए, फिल्म का साहित्य से और साहित्य का फिल्म से जो जोड़ है वो तो हम लोग परिभाषित कर चुके हैं। तो अब साहित्य, साहित्यकारों को क्या संदेश दिया जाए कि फिल्मों को साहित्य मानिए? बिल्कुल, साहित्यकारों को भी संदेश यह है कि वो जैसे कि आपकी रचना है, वो उससे बड़ी रचना होती है फिल्म, क्योंकि उसका प्रभाव ज्यादा है और ज्यादा लोगों तक पहुंच है उसकी, और ज्यादा समय तक है, वो जीवंत है। आज भी मुगले आजम जैसा साहित्य नहीं रहा होगा। मुगले आजम का जो प्रभाव है, मुगले आजम की जो है, मदर इंडिया आज भी आप नाम लेते हो, उपकार आज भी आप नाम लेते हैं, उसमें जो गाने हैं, उसमें जो कहानी है, वो कहानी किसी उपन्यास में नहीं, उपकार में जो कहानी मनोज कुमार ने लिख दी, आप अगर उसी को उपन्यास लिख देते मनोज कुमार, तो आप उनको साहित्यकार मान लेते, जो अद्भुत कहानी है उपकार की, जवान और किसान का मिश्रण, बहुत लेकिन जबरदस्त। कहीं भी आपको जबरदस्ती नहीं लगता है कि बैठाया गया है, नहीं, नेचुरल लगता है। बहुत सहज स्वाभाविक है, अद्भुत है वो कहानी। तो इस तरह से तमाम कहानियां हैं जो फिल्मकार लिखते हैं, उनको साहित्य से कहीं बड़ा दर्जा है। चूंकि आपने तो सिर्फ लिख दिया कि भाई आप कि पढ़े आदमी, लेकिन उस कहानीकार का जिसने जो विजुअल क्रिएट किया, कि विजुअल में कन्वर्ट भी हो सके, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है उस कहानीकार। ठीक आपका है। तो विजुअल में कन्वर्ट हो ना हो, आप सोच सकते हैं कि भाई ठीक है, आसमान नीला है, आसमान पीला है, आसमान में छेद हो गया, आप लिख सकते हैं आसमान में छेद हो गया, हम इमेजिन कर लेंगे। लेकिन जो फिल्मकार है, जो कहानी उसने लिखी है, फिल्मकार डायरेक्टर, उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई फिल्म आसमान में छेद हुआ, और छेद होके क्या होता है। तो आपसे बड़ी, साहित्यकार से बड़ी विधा है, और निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली है। तो उसको दोयम दर्जे का न माने, है ना, दोयम दर्जे का मान लेने से आपका और फिल्म का और साहित्य का सबका नुकसान होता है। धन्यवाद प्रभु, आपसे विचार विमर्श और वार्ता करके बहुत ही आनंद आया, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि श्रोतागण हमारे विचार विमर्श को पसंद करेंगे, और कई चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस करी हैं वो आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुस्वार से चर्चा में, और मुझे उम्मीद है अनुस्वार के साथ मैं जुड़ा रहूंगा, जैसा जिस तरह से जो छोटे मोटे विचार होते हैं